राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हवाई जहाज़ का मज़ा लेते हुए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनकर यह ज़रूर बताना कि कहानी कैसे लगी और हमें कहानी से क्या सीख मिलती है। चलो कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि बुक की शुरुआत करूँ, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि यह पुस्तक किस बारे में नहीं है। यह पुस्तक कॉलेज के जीवन के मार्गदर्शन के लिए नहीं है। इसके विपरीत यह एक उदाहरण है कि मैं आपके कॉलेज के साल भर खराब हो सकते हैं। यह आपकी अपनी सोच है कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि रियान और आलोक जो पागल हैं, शायद वह पढ़ने के बाद वे मुझे मार डालें, लेकिन उनकी मुझे चिंता नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर वे चाहते तो अपने विचार लिख सकते थे, लेकिन आलोक को तो लिख ही नहीं सकता। रियान वैसे भी वह चाहे कर सकता है, लेकिन वह बहुत ही आलसी है। इसलिए यह कहना चाहता हूँ कि यह मेरी कहानी है। मैं जैसा चाहूँ वैसा बताऊँगा। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पुस्तक और क्या नहीं बताती है। यह आपको आईआईटी में प्रवेश करने में मदद नहीं करती है। मैं यह सोचता हूँ कि दुनिया के आधे पेड़ों का इस्तेमाल आईआईटी की परीक्षा में करने के लिए बनी गाइड्स में होता ही है। उसमें से अधिकतर गाइड्स बकवास हैं, लेकिन इससे अधिक मददगार होती हैं। रियान, आलोक और मैं शायद इस दुनिया में आखिरी होंगे जिससे आप आईआईटी में प्रवेश के लिए कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। हम आपको सलाह दे सकते हैं कि आप अपनी पुस्तकों के साथ 2 वर्ष तक एक कमरे में बंद कर लें और आपकी चाबी फेंक दें। अगर आपके हाई स्कूल के दिन में जितने खराब हो रहे हो, और शायद पुस्तकों ढेर के साथ रहना कोई बुरा विचार नहीं होगा। मेरे स्कूल के आखिरी 2 साल बहुत ही ख़राब थे। अगर आप भी मेरी तरह अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम के कप्तान नहीं हैं और आपको गिटार भी बजाना नहीं आता है, तो आपके दिन भी बहुत ही ख़राब होंगे। मगर मैं उन चीज़ों में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपका डिस्क्लेमर बता दिया है और उपन्यास लिखना शुरू करता हूँ। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं इससे तो शुरुआत करनी ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरा पहला दिन है और रियान व आलोक से मेरी पहली मुलाकात से बेहतर और क्या हो सकता है। हम कुमाऊं होटल की दूसरी मंजिल के साथ रहने वाले कमरों में रहते थे। प्रथा के अनुसार आधी रात को सीनियर ने हमें अपनी बालकनी में रैगिंग के लिए घेर लिया। हम तीनों सावधान खड़े थे और 3 सीनियर हमारे सामने खड़े थे। मैं अपनी आंखों को मल रहा था। अनुराग नामक सीनियर दीवार पर झुककर खड़ा था। दूसरा सीनियर जो मुझे सस्ते टीवी कार्यक्रम के दानव जैसा लग रहा था, जो 6 फुट लंबा था, जिसका वजन 200 किलोग्राम से ज़्यादा और बड़े बड़े दांत ऐसे लग रहा था। 10 वर्षों से दांत के डॉक्टर को नहीं दिखाया। वैसे तो यह खतरनाक दिख रहा था, पर बोलता कम था। वह अपने बॉस बाकू के लिए भूमिका बनाने में व्यस्त था। बाकू दिखने में सूखे कांटे समान था। उसके शरीर से बदबू आ रही थी। अरे तुम ब्लडी फ्रेशर, सो रहे हो गधो, परिचय कौन देगा? बाकू चिल्लाया। मेरा नाम हरी है सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ऑल इंडिया रैंक 3261 है। पर अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो उस समय मैं बहुत डर गया था। मैं आलोक गुप्ता हूँ सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रैंक 4531, आलोक ने कहा। अब मैंने उसे पहली बार देखा। उसका कद मेरे जितना ही था, 5 फीट 5 इंच, वाकई बहुत छोटा था। उसने मोटे लेंस, चश्मा और सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था। रियान ओबराय, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रैंक 91 सर, रियान ने भारी आवाज़ में कहा, जिससे सारी आंखें उसकी तरफ मुड़ गई। रियान ओबराय,
मैंने अपने मन में दोहराया। ऐसा लड़का जो IIT में कम ही देखने को मिलता है। बहुत ऊंचा कद, सुडौल शरीर, बहुत ही सुंदर। उसने ढीली ग्रे कलर की टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर बड़े नीले अक्षरों में गैप लिखा था, GAP, गैप। चमकीली काले रंग की घुटनों तक निक्कर पहन रखी थी। मैंने सोचा जरूर उसके रिश्तेदार विदेश में रहते होंगे क्योंकि सोते समय GAP के कपड़े कोई नहीं पहनता है। यू बास्टर्ड, बाकू चिल्लाया, अपने कपड़े उतारो। ये बाकू, पहले इनसे थोड़ी बात कर लें। दीवार की तरफ झुककर सिगरेट पीते हुए अनुराग ने रोका। नहीं, कोई बात नहीं करेगा। बाकू ने अपना सूखा हाथ उठाते हुए कहा। नहीं, कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ उनके कपड़े उतारो। एक दूसरा दानव थोड़ी देर में अपने नंगे पांवों पर हाथ फेरते हुए हम पर हंस रहा था। कोई रास्ता नहीं आ रहा था, इसलिए हम अपने कपड़े उतारकर आत्मसमर्पण कर चुके थे। बाकू भी हंस रहा था। हम सभी सहम खड़े हुए थे। जब हम निवस्त्र खड़े थे तब हम सबके शरीरों में साफ अंतर नजर आ रहा था क्योंकि मैं और आलोक अपने गुब्बारे जैसे शरीर को छुपाने के लिए पैर के अंगूठे को जमीन पर दबाकर चित्र बनाने की कोशिश में लगे थे। वहीं रियान का सुगठित शरीर बिल्कुल ऐसा जैसे कि जीव विज्ञान की पुस्तकों में दिखता था। हमारी तरफ मैं और आलोक बिल्कुल बेढंग खड़े थे। बाकू आलोक और मुझे आगे बढ़ने को कहा। बाकू ने आलोक को और मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा ताकि सीनियर हमें अच्छे से देख सकें और जोर से हंसें। देखो दोनों बच्चों को, इनकी माँ ने इन्हें तब तक खिलाया जब तक इनके पेट न फट गए। बाकू ने हंसकर कहा। दानव भी उनके साथ हंसा। धुएं के गुब्बारे पीछे दूसरी की सिगरेट बुझाते हुए विरोध प्रभाव करते हुए अनुराग मुस्कुराया। सर प्लीज़, सर हमें जाने दो। अपने नज़दीक आते हुए बाकू से आलोक ने खुशामद की। क्या तुम्हें जाने दूं? अभी तो हमने तुम सुंदरियों के साथ कुछ किया ही नहीं। तुम दोनों मोटो, चलो अपने चारों हाथ पैर पर झुक जाओ। मैंने आलोक के चेहरे की तरफ देखा। ब्लड प्रूफ चश्मे के पीछे मुझे उसकी आंखें दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन उसका रुआसा चेहरा देखकर लग रहा था कि वह भी रोने वाला ही है। चलो, जो वह कहता है करो, दानव ने धीरे धीरे चेतावनी दी और बाकू एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते थे। बाकू को अपनी ताकत का सहारा चाहिए था जबकि दानव को उसके निर्देश का सहारा। आलोक और मैं अपने हाथ व पैरों पर झुक गए। वे हमारे ऊपर और जोर से हंसने लगे। दानव ने पहली बार अपनी सलाह दी कि उन्हें दौड़ाओ, लेकिन बाकू ने तुरंत मना कर दिया। कोई रेस वेस नहीं, मेरे पास इससे बढ़िया आइडिया है। जरा रुको, मैं अपने कमरे से होकर आता हूँ। ये नंगी गायें, ऊपर मत देखो। फर्श की तरफ देखते हुए हमने तरामपूर्ण 20 सेकंड तक इंतजार किया। जब बाकू बरामदे की तरफ दौड़ा, मैं तिरछी निगाह से देखा। आलोक के सिर पर पानी पड़ा था और आंखों में आंसू टपक रहे थे। इसी बीच दानव ने रियान से उसकी मांसपेशियां फुलाने और लड़ाकू योद्धा जैसा बनने के लिए कहा। मुझे उम्मीद थी कि वह फोटो खींचने लायक था, लेकिन मैंने उसको देखने के लिए साहस नहीं किया। बाकू के आने के कदमों की आहट हमारे कानों में पड़ी। देखो मैं क्या लाया हूँ, उसने अपने हाथ खींचते हुए कहा। बाकू, ये किस लिए? हम सब अपना सिर ऊपर किया। तब अनुराग ने पूछा। बाकू के हाथ में कोक की 2 बोतलें थी। दोनों बोतलों को आपस में बजाते हुए बाकू ने कहा, सोचो मैं क्या करने वाला हूँ। सख्त चेहरे और मॉडलिंग पोज में खड़ा रियान एकदम बोला, सर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये तो होता ही है।
ये तो होता ही है, और साले तुम कौन पूछने वाला है? बाकू चिल्लाया। सर रुको, रियान ने ऊंची आवाज में पूछा। अबे साले, अपनी पुरानी दादागिरी के खिलाफ ऐसा विरोध देखकर बाकू की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही बाकू ने बोतल सही स्थिति में पकड़ी, रियान ने अपना मॉडलिंग पोज छोड़ा और कूदा। अचानक उसने दोनों बोतलों को पकड़ा और बाकू